हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कुमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्क्सियन अप्रोच, विच इज अ मॉडर्न अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये कि मार्क्सिज्म का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट क्योंकि हम इसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग इट एज अ मॉडर्न अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हमारा जो फोकस रहेगा वो होगा सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स पे, और वो है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ऑल्सो इस अप्रोच को हम विद रेफरेंस टू कार्ल मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मार्क्सिस्ट थिंकर्स जिनमें आते हैं कॉट्स्की एंड बर्नस्टीन, उनकी हम इस अप्रोच में स्टडी नहीं करेंगे। सो मार्क्सियन अप्रोच का डेवलपमेंट माना जाता है टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, समवेयर अराउंड द 1850s। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्लास अप्रोच। इसको क्लास अप्रोच भी बोला जाता है। वाई? क्योंकि ये पॉलिटिक्स को क्लासेस के पर्सपेक्टिव से स्टडी करती है। इसका मानना है कि सोसाइटी में दो तरह की इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं, एक होती है हैव्स और एक होती है हैव नॉट्स। तो उस पर्सपेक्टिव से ये पॉलिटिक्स की स्टडी करती है। कोई पॉलिटिक्स की स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से, वहीं कोई अप्रोच स्टडी करती है पॉलिटिक्स की डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से, और मार्क्सियन अप्रोच जो स्टडी करती है पॉलिटिक्स की वो करती है क्लास के पर्सपेक्टिव से। Whereas politics by many is regarded as the struggle for power, the Marxist approach regards politics as a product of economic relations or production relations between two classes. तो वैसे तो पॉलिटिक्स को रिगार्ड किया जाता है एज अ स्ट्रगल फॉर पावर, लेकिन मार्क्सिज्म का क्या मानना है? मार्क्सिस्ट अप्रोच मानती है कि पॉलिटिक्स किसका प्रोडक्ट है? पॉलिटिक्स इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। एक सोसाइटी में जो दो क्लासेस के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, वही उस सोसाइटी की पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करते हैं, वही उस सोसाइटी की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हीं पॉलिटिकल रिलेशंस का प्रोडक्ट होती है पॉलिटिक्स। मार्क्सिस्ट अप्रोच का मानना है कि हम पॉलिटिक्स की स्टडी तभी कर सकते हैं जब हम उस सोसाइटी में हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करेंगे। The political life processes are considered as part of superstructure standing on the economic structure of the society. मार्क्सियन अप्रोच में पॉलिटिक्स को एक सुपरस्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया है। सुपरस्ट्रक्चर और बेस क्या है ये हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एक सोसाइटी का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो ही उस सोसाइटी की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, और इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है द इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द टू क्लासेस। तो जो मार्क्सियन अप्रोच है दैट इज बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स, और जो मेन वर्क है जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से डील करता है दैट इज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि पब्लिश हुआ था 1848 में। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं कार्ल मार्क्स के, लेकिन अगर हम डायलेक्टिक मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम इन फीचर्स को समझ लेते हैं, क्योंकि यह आधार है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का। और अगर आप ये फीचर्स समझ लेंगे तो आपको डायलेक्टिक मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो सबसे पहला फीचर है मार्क्सियन अप्रोच का दैट इज इकोनॉमिक रिलेशंस एज द बेस। मार्क्सियन अप्रोच इकोनॉमिक रिलेशंस को बेस मानती है। ये मानती है कि पॉलिटिक्स की जो रूट है वो इकोनॉमिक रिलेशंस में होती है। ये इकोनॉमिक रिलेशंस को हर एस्पेक्ट का बेसिस मानती है इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। और इस अप्रोच का मानना है कि एक देश में पॉलिटिक्स का आधार होता है उस सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको बेस या इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये इकोनॉमिक रिलेशंस होते क्या हैं? इकोनॉमिक रिलेशंस, जिन्हें प्रोडक्शन रिलेशंस भी बोला जाता है, दे आर द रिलेशंस बिटवीन टू इकोनॉमिक क्लासेस। मार्क्सियन अप्रोच का मानना है कि हमेशा दो इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं, एक होती है हैव्स और दूसरी होती है हैव नॉट्स। हैव्स के पास इकोनॉमिक कंट्रोल होता है और वो हैव नॉट्स को, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं।
तो हैव्स में आते हैं ओनर्स, जिन्हें बुर्जुआ भी बोला जाता है, और हैव नॉट्स में आते हैं वर्कर्स, जिन्हें प्रोलेटरी बोला है। तो जो प्रोडक्शन रिलेशंस होते हैं या इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, वो दो इकोनॉमिक क्लासेस के बीच के रिलेशंस को कहते हैं। फिर द नेक्स्ट फीचर इज द क्लास स्ट्रक्चर। Through analysis of the class structure, the nature of economic relations can be analyzed as well as the political relations. Political relations को कैसे एनालाइज किया जा सकता है? एक सोसाइटी में क्लास स्ट्रक्चर कैसा है उसको एनालाइज करके, कि सोसाइटी में क्लासेस कैसे डिवाइडेड है, किन दो ग्रुप्स के बीच में एक सोसाइटी डिवाइडेड है। इससे हम इकोनॉमिक रिलेशंस का भी पता लगा सकते हैं और पॉलिटिकल रिलेशंस का भी पता लगा सकते हैं। तो ये क्लास स्ट्रक्चर को भी इंपॉर्टेंस देती है। द मोड ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी। मार्क्सियन अप्रोच का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है कि एक सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रोडक्शन का संगठन कैसा है, कैसे एक सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रोडक्शन होती है। और मोड ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं forces of production as well as the relations of production. Forces of production में आते हैं कि एक सोसाइटी में means of production क्या है। Means of production का एग्जाम्पल होता है जैसे कि फैक्ट्रीज, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, प्लस फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में आता है लेबर पावर, कि लेबर के पास कितनी कैपेसिटी है कार्य को करने की। तो फोर्सेस ऑफ पावर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस लेबर पावर से बनता है। एंड उसके बाद आता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है हैव्स और हैव्स नॉट के बीच का रिलेशन, यानी कि जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं और जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करते हैं, और द कैपिटलिस्ट्स एंड द वर्कर्स। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से बनता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इससे आपको मार्क्सियन अप्रोच बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। मार्क्सियन अप्रोच क्या कहती है? ये कहती है कि सिंपल सी बात बोलती है, बेस जो है ना, बेस डिटरमाइन करता है सुपर स्ट्रक्चर को। बेस क्या होता है? बेस होता है द इकोनॉमिक रिलेशंस या द प्रोडक्शन रिलेशंस। तो बेस जो है, बेस सुपर स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है? सुपर स्ट्रक्चर में आता है पॉलिटिक्स, रिलीजन, मास मीडिया, फैमिली, एजुकेशन। सो पॉलिटिक्स को मार्क्सियन अप्रोच में सुपर स्ट्रक्चर में रखा गया है। बेस में आते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करे हैं। तो एक सोसाइटी में इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे बनते हैं या बेस कैसे डिसाइड होता है? वो होता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। और जब बेस डिसाइड हो जाता है, वो बेस या इकोनॉमिक रिलेशंस डिफाइन करते हैं सुपर स्ट्रक्चर को। और यहां मार्क्स यही बताना चाह रहे हैं कि एक सोसाइटी में पॉलिटिक्स, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन या मास मीडिया कैसा है, ये डिपेंड करता है कि उस सोसाइटी में इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, किस प्रकार से सोसाइटी डिवाइडेड है बिटवीन द टू क्लासेस। जो क्लास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगी, वही सुपर स्ट्रक्चर को डोमिनेट करेगी। सो इन दैट वे, अगर कैपिटलिस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं, तो वो ही पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट करेंगे। इसके अलावा वो बाकी स्फेयर्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, विच इंक्लूड्स एजुकेशन, फैमिली, रिलीजन एंड मास मीडिया। नेक्स्ट फीचर इज क्लास स्ट्रगल एज द कॉज। Class struggle between the haves and the have-nots is the root cause of political antagonism. मार्क्सियन अप्रोच का मानना है कि हैव्स एंड हैव-नॉट्स के बीच में हमेशा एक स्ट्रगल चलता रहता है, क्योंकि जो हैव्स हैं वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं और हैव-नॉट्स के पास कोई पावर नहीं होती है। इस वजह से वो हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स भी होने लगते हैं इन दोनों क्लासेस के बीच में। And these two classes are always in struggle against each other. क्योंकि जो रिच क्लास है, यानी कि जो हैव्स हैं, वो हर पॉसिबल मैनर में पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज दैट द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है एक्सप्लॉइटेशन का पुअर क्लासेस का।
It is an instrument of exploitation in the hands of the class which owns the means of production and by which it exploits and controls the workers. State एक ऐसा टूल है रिच क्लास के हाथों में जिसके द्वारा वो पुअर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन करती है. कैपिटलिस्ट क्लास जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है, स्टेट के थ्रू वो वर्कर्स को कंट्रोल करती है और उनको एक्सप्लॉइट करती है. तो इसलिए मार्क्सियन अप्रोच स्टेट के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है. इट स्टैंड्स फॉर अ स्टेटलेस सोसाइटी. फिर मार्क्सियन अप्रोच बात करती है सोशल एवोल्यूशन की. वो कहते हैं कि प्रेजेंट सोसाइटी का एक सोशल या सामाजिक एवोल्यूशन होगा जिससे एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी इमर्ज होगी. इस सोसाइटी में ना तो कोई क्लास होगी ना ही कोई स्टेट होगी. उन्होंने हिस्ट्री के एवोल्यूशन की 5 स्टेजेस बताई हैं. उसी में से एक स्टेज थी फ्यूडलिज्म. उसके बाद फ्यूडलिज्म से इवॉल्व होकर इमर्ज हुआ कैपिटलिज्म विच विल फर्दर लीड टू सोशलिज्म. और फाइनली एक कम्युनिस्ट सोसाइटी इमर्ज होगी जिसमें ना तो कोई स्टेट होगी ना ही कोई क्लास होगी. Marx has defined class struggle as the course through which the society evolves. History of hitherto existing classes is a history of class struggles. सोसाइटी में हिस्टोरिकली हमेशा 2 क्लासेस के बीच में स्ट्रगल रहा है और मार्क्स का मानना है कि ये क्लास स्ट्रगल तब तक चलता रहेगा जब तक एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश नहीं हो जाती. इन्हीं फीचर्स को मार्क्स ने अपनी डायलेक्टिक मटीरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है. अब हम समझ लेते हैं डायलेक्टिक मटीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को. इस कॉन्सेप्ट का जो मेन थीम है उसका इंस्पिरेशन मार्क्स ने लिया था हीगल के डायलेक्टिक्स से. डायलेक्टिक मटीरियलिज्म को मार्क्सिज्म का मेन फाउंडेशन माना जाता है और इसके थ्रू मार्क्स लाइफ, नेचर और सोसाइटी की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, डायलेक्टिक मटीरियलिज्म में डायलेक्टिक का मतलब होता है कि लॉजिक और डिस्कशन के यूज के थ्रू ट्रूथ को फाइंड आउट करना. वहीं मटीरियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसका मानना है कि सिर्फ मैटर ही रियल है, यानी कि जो मटीरियल थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ वही रियल है. मार्क्स का भी यही मानना था कि व्हाट इज रियल इज मैटर. मैटर ही रियल है, इसलिए वो अपने आप को एक मटीरियलिस्टिक मानते थे. उनका मानना था कि मैटर या मटीरियल कंडीशंस नेचर में एवोल्यूशनरी होती हैं, यानी कि उनका समय के साथ साथ विकास होता रहता है. एंड दे इवॉल्व एज पर द 3 लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक मटीरियलिज्म में वो 3 तरीके के लॉज की बात करते हैं जिनके बेसिस पर मैटर या मटीरियल कंडीशंस विकसित होते हैं या इवॉल्व होते हैं. तो इसमें पहला लॉ आता है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि सोशल चेंज जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है. समाज में समय के साथ साथ बदलाव आते रहते हैं और जब सोशल एवोल्यूशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है तब एक रेवोल्यूशन होती है और उस रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है? दैट रेवोल्यूशन इज फॉलोड बाय अ एवोल्यूशन. रेवोल्यूशन होने के बाद दोबारा से एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है. तो जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है? रेवोल्यूशन आता है. रेवोल्यूशन आने के बाद क्या होता है? दोबारा से एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है और इसी प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है. ये होता है द फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. फिर आता है लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स. इसमें बेसिकली मार्क्स ये बताते हैं कि सोसाइटी जो है वो ऑपोजिट्स के बीच में डिवाइडेड होती है. अब आप समझ ही गए ऑपोजिट्स कौन होते हैं, रिच एंड द पुअर या 2 क्लासेस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स जो कि हमेशा स्ट्रगल करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट. और इसका रीजन यही होता है कि जो हैव्स हैं वो हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं. तो हैव नॉट्स का मकसद क्या बन जाता है? सिस्टम को ओवरथ्रो करना, यानी कि एक रेवोल्यूशन करना. और ये क्लास स्ट्रगल भी हमेशा चलता रहता है. सोसाइटी इज ऑलवेज डिवाइडेड बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स. इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ नेगेशन ऑफ द नेगेशन. नेगेशन का मतलब होता है ऑपोजिट्स.
तो लॉ ऑफ नेगेशन ऑफ द नेगेशन कहता है कि ये जो चेंज की प्रक्रिया है ये एक जिगजैग मैनर में होती है। दैट इज कि थीसिस के बाद एक एंटीथीसिस आता है और एंटीथीसिस के बाद एक सिंथेसिस आता है। तो सिंपल वे में अगर आपको समझना है तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन का फर्दर एक रिएक्शन होता है और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। जैसे कि मार्क्स ने 5 स्टेजेस बताई हैं सोसाइटी की, तो अगर उसको हम यहां पर अप्लाई करें तो फ्यूडलिज्म तो थीसिस होगा, फ्यूडलिज्म के बाद सोसाइटी में आया कैपिटलिज्म जो कि होगा एंटीथीसिस, और उसके बाद आएगा सोशलिज्म जो कि होगा सिंथेसिस। तो एक्शन होता है थीसिस, उसका रिएक्शन होता है एंटीथीसिस, और उस रिएक्शन के अगेंस्ट जो एक और रिएक्शन आता है वो होता है सिंथेसिस, और इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है जिगजैग मैनर में। थीसिस लीड्स टू एंटीथीसिस, एंटीथीसिस लीड्स टू सिंथेसिस, सिंथेसिस यहां बन जाएगा दोबारा से थीसिस, एंड फर्दर इट विल लीड टू एंटीथीसिस और फिर उसका होएगा सिंथेसिस। आप देख सकते हैं ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो इसमें अगर हम मार्क्स द्वारा बताई गई स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री को अप्लाई करें, हालांकि वो कॉन्सेप्ट तो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो उन्होंने जो फर्स्ट स्टेज बताई है दैट इज द प्रिमिटिव कम्युनिज्म, तो वो होगी थीसिस। उसका एंटीथीसिस होगा जो उन्होंने सेकेंड स्टेज बताई है विच इज स्लेवरी। उसके बाद उन्होंने बताया फ्यूडलिज्म, दैट विल बी द सिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस क्या बन जाएगा, सिंथेसिस बन जाएगा थीसिस। अब इस थीसिस का एंटीथीसिस उन्होंने क्या बताया है, दैट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का सिंथेसिस क्या होगा, कैपिटलिज्म का सिंथेसिस होगा सोशलिज्म, और सोशलिज्म का जो एंटीथीसिस है दैट विल बी द कम्युनिज्म। तो मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी अंटिल एक एब्सोल्यूट आइडिया को अचीव किया जा सके। जब एब्सोल्यूट आइडिया को अचीव कर लिया जाएगा तब ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। सो दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द अल्टीमेट सिंथेसिस इज रीच्ड, और वो अल्टीमेट सिंथेसिस क्या है, दैट इज द एब्सोल्यूट आइडिया। और वो एब्सोल्यूट आइडिया क्या है, दैट एब्सोल्यूट आइडिया इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। जब एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश हो जाएगी तब ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट डायलेक्टिक मटीरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स इज। ये बात करता है रियल वर्ल्ड की, यानी कि मैटर की। ये बात करती है कॉन्ट्राडिक्शंस की, कॉन्ट्राडिक्शंस जिनकी वजह से थीसिस लीड्स टू एंटीथीसिस एंड एंटीथीसिस लीड्स टू सिंथेसिस। और डायलेक्टिक मटीरियलिज्म मानता है कि सोशल चेंज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि तब तक चलती रहेगी जब तक कि एब्सोल्यूट आइडिया को अचीव नहीं कर लिया जाता। अब आता है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। अब ये हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म क्या होता है, जब हम डायलेक्टिक मटीरियलिज्म को हिस्ट्री की एवोल्यूशन की स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं उसे हम हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म कहते हैं। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के थ्रू हम सोसाइटी की एवोल्यूशन की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ डायलेक्टिक मटीरियलिज्म। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म का मेथड क्या है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। It provides a materialistic interpretation of history and postulates that economic factors determine the class structure of society, which further determines all other aspects of political and social relations. Historical materialism हिस्ट्री को materialistic perspective से स्टडी करता है, क्योंकि मार्क्सिज्म मानता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हर चीज डिटरमाइन करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स ही एक सोसाइटी का क्लास स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर्स ही दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं सोसाइटी के उनको डिटरमाइन करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशंस हो या सोशल रिलेशंस हो। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि बेस जो होता है, जो कि इकोनॉमिक रिलेशंस है, दे डिटरमाइन द सुपर स्ट्रक्चर। और सुपर स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस ही आते हैं। एंड हिस्ट्री इवॉल्व्स एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे ही हिस्ट्री इवॉल्व करती है। तो ये हिस्ट्री को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से स्टडी करती है। एंड चेंजेस टू द मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉजेज द सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस। जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है वैसे वैसे सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भी चेंज आता है।
मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन में आता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन लैंड है, जमीन के थ्रू प्रोडक्शन हो रही है, तो सोसाइटी किन के बीच में डिवाइड होगी? सोसाइटी डिवाइडेड होगी लॉर्ड्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में। लेकिन अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, तो सोसाइटी किसके बीच में डिवाइड होगी? देन द सोसाइटी विल बी डिवाइडेड बिटवीन द बुर्जुआ एंड द प्रोलेटरी। Other aspects of society like political institutions, customs, laws, morality arise on the foundation of economic base. यहाँ ये वही बात कर रहे हैं जो हम फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि बेस जो है वो सुपरस्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में दो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का और क्लास स्ट्रगल का। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि इकोनॉमी डिटरमाइंस एवरीथिंग। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का ये मानना है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स और रिलेशंस ही बाकी सभी चीजों को डिटरमाइन करते हैं। एक सोसाइटी में पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस कैसे हैं, ये डिटरमाइन होगा कि उस सोसाइटी में इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं। और अगर हम इन प्रोडक्टिव फोर्सेस और इकोनॉमिक रिलेशंस को स्टडी करें तो उसके थ्रू हम उस सोसाइटी के सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस की भी स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल रिलेशंस एंड ऑल अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आर डिटरमिन्ड बाय द इकोनॉमिक रिलेशंस। अब ये सब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम ऑलरेडी ये फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और यही मेरा पर्पस था फीचर्स पहले डिस्कस करने का, ताकि जब हम डायलेक्टिक मटीरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को डिस्कस करें तो आप उसे इजीली समझ सकें। अदरवाइज अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होती है कि प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस क्या होते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। इसके बाद सेकंड एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इज क्लास स्ट्रगल। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोसाइटी दो क्लासेस के बीच में डिवाइडेड होती है, जो एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहती है, जिससे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है दो क्लासेस के बीच में। अब ये भी बताना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ इसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी कर रहे हैं, और स्टेट का भी यहाँ यही रोल होता है। स्टेट एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू जो रिच होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर क्लास को। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्ट्री इवॉल्व्स थ्रू द इंटरैक्शन बिटवीन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स का मानना है कि हिस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे होता है? थ्रू द इंटरैक्शन बिटवीन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच की इंटरैक्शन रही है उसके थ्रू हिस्ट्री इवॉल्व हुई है, यानी कि इकोनॉमिक रिलेशंस के थ्रू हिस्ट्री इवॉल्व हुई है। द मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स, but this evolution creates antagonisms or conflicts between the two classes of people or relations of production. तो मार्क्सियन अप्रोच यहाँ क्या कहती है, मैं आपको सिंपलेस्ट मैनर में समझाती हूँ। देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन भी अगर हम स्टडी करते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन हम स्टडी करते हैं, वो भी हम फेजेस में स्टडी करते हैं, राइट? ऐसे ही हिस्ट्री की जो एवोल्यूशन हुई है वो भी स्टेजेस में हुई है, और हिस्ट्री की एवोल्यूशन का जो आधार है वो इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू द मार्क्सियन अप्रोच। जैसे जैसे इकोनॉमिक रिलेशंस इवॉल्व होते हैं वैसे वैसे ही सोसाइटी इवॉल्व होती है, और इकोनॉमी ही पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस को डिसाइड करती है। सो लेट्स से अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन लैंड है या जमीन है तो सोसाइटी डिवाइड होगी किनके बीच में? लैंड ओनर्स के बीच में और सर्फ्स के बीच में। Whereas अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है तो सोसाइटी डिवाइड होगी किनके बीच में? कैपिटलिस्ट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। और ये जो दो क्लासेस है ना, ये हमेशा एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है, एंड दिस रेवोल्यूशन लीड्स टू एवोल्यूशन। फिर वो एवोल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से रेवोल्यूशन में, और फिर वो रेवोल्यूशन लीड्स टू अनदर रेवोल्यूशन, और इस प्रकार ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी स्टैब्लिश नहीं हो जाती। जब तक सोसाइटी में क्लासेस रहेंगी तब तक उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे तो रेवोल्यूशन होगा तो एवोल्यूशन होगा,
एवोल्यूशन से क्या होगा, एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन एस्टैब्लिश होगा, उससे नई क्लासेस आएंगी, फिर उन दोनों क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, वो क्लासेस लड़ेंगी, फिर रेवोल्यूशन होगा, और उस रेवोल्यूशन के बाद फिर एक नई सोसाइटी इवॉल्व हो जाएगी जिसमें एक डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा। एंड दिस इज हाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ये मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में, और इसी प्रकार मार्क्स ने 5 स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री बताई हैं, जिन्हें 6 स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री भी मान लिया जाता है, क्योंकि बीच में एक ट्रांजिशनल स्टेज है, उसे कुछ लोग स्टेज में काउंट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो फर्स्ट स्टेज मार्क्स ने बताई है, दैट इज द प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेज। प्रिमिटिव कम्युनिज्म एक ऐसी स्टेज थी जिसमें क्लासेस नहीं थी, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता था, हर कोई रफली इक्वल था। लेकिन इसके बाद आती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उससे इवॉल्व होके आई स्टेज 2 विच वाज द स्लेवरी। स्लेवरी वाली स्टेज में द सोसाइटी वाज डिवाइडेड बिटवीन द स्लेव्स एंड द स्लेव ओनर्स। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज विच इज द फ्यूडलिज्म स्टेट और द फ्यूडल स्टेट। फ्यूडल सोसाइटी में मोड ऑफ प्रोडक्शन था लैंड, और फ्यूडलिज्म में जो सोसाइटी थी इट वाज डिवाइडेड बिटवीन द सर्व्स एंड द लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स जो थे वो सर्व्स को एक्सप्लॉइट करते थे, एंड दिस लेड टू अ रेवोल्यूशन, जिससे एवोल्यूशन हुआ और एक नई स्टेज इमर्ज हुई जिसको कहा जाता है कैपिटलिज्म, जो कि स्टेज 4 है। ये हम समझ ही चुके हैं किसके बीच में डिवीजन था इस सोसाइटी में। स्टेज 4 में दोबारा रेवोल्यूशन होती है, एक प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन होती है, जिससे क्या आता है, जिससे एक 5th स्टेज आती है। 5th स्टेज एक ट्रांजिशनल स्टेज होती है, उसे कहा जाता है सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ट्रांजिशनल स्टेज होगी जिसमें डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरी होगी, लेकिन ये जो स्टेज है वो थोड़े समय के लिए रहेगी, और जो फाइनल स्टेज है, द फाइनल स्टेज विल बी नोन एज द वर्कर स्टेट। ये एक स्टेटलेस और क्लासलेस स्टेज होगी, प्लस ये ग्लोबल भी होगी, और तभी मार्क्स ने कहा है कि द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। और इस प्रकार ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर एवोल्यूशन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश हो जाएगी, दैट विल बी द फाइनल सिंथेसिस, वो एब्सोल्यूट आइडिया होगा। तो दैट इज हाउ डायलेक्टिक मटीरियलिज्म को हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में अप्लाई कर दिया गया मार्क्स द्वारा, और ये था पूरा हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो ये तो थी मार्क्सियन अप्रोच। अब इसकी क्या ड्रॉबैक्स थी और इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? इसका सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था दैट इट मेड पॉलिटिक्स डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक्स। ये पॉलिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी करती है। इसका मानना है कि पॉलिटिक्स पूरी तरह से डिपेंडेंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। इकोनॉमी ही, जिसे कि बेस बोला गया है, एक सोसाइटी की पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, जबकि ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से ही इन्फ्लुएंस नहीं होती, पॉलिटिक्स तो और भी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। ये ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होती है, एक सोसाइटी में कम्युनिकेशन कैसा है उससे भी इन्फ्लुएंस होती है, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से की जाती है उससे भी पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने डिफरेंट मॉडर्न अप्रोचेस के थ्रू भी स्टडी किया है। The next drawback is that it is wrong to assume that there are only 2 sections or classes in the society. ये भी जाहिर सी बात है कि एक सोसाइटी में सिर्फ 2 ही सेक्शंस थोड़ी ना होते हैं या 2 ही क्लासेस थोड़ी ना होती हैं, हैव्स और हैव नॉट्स की। एक मिडिल क्लास भी तो होती है, अलग अलग क्लासेस भी हो सकती हैं, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है। Another drawback is that class struggle is not the only reason for evolution. एक सोसाइटी का एवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्लास स्ट्रगल की वजह से नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन। कई बार नेचुरल कैलामिटी आ जाती है या वॉर हो जाती है, वो भी एक फैक्टर होता है जो एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट टेक्स अ रॉन्ग व्यू ऑफ स्टेट। ये मानती है कि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर। ये एक ऐसा टूल है जो रिच क्लास यूज करती है पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का भी तो कॉन्सेप्ट है। स्टेट वेलफेयर के लिए भी तो काम करती है, लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये सिर्फ एक नेगेटिव व्यू जो है स्टेट का वो प्रेजेंट करती है।
एंड इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक इज दैट दिस अप्रोच इज इम्प्रैक्टिकल। इस अप्रोच को प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर हम इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो लीडर्स लाइक माओ, लेनिन एंड स्टालिन, उन्होंने मार्क्सिज्म को अप्लाई किया था विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, लेकिन ये देखा गया कि इवन इन कम्युनिस्ट सोसाइटीज स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी इमर्ज नहीं हो पाई, जिसकी मार्क्सियन अप्रोच बात करता है। मार्क्सियन अप्रोच का मानना है कि कम्युनिज्म एक ऐसी स्टेज होगी जहां पर कोई क्लास नहीं होगी, कोई स्टेट नहीं होगी, लेकिन जहां जहां भी कम्युनिज्म को प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया वहां क्लासेस और स्टेट प्रेजेंट रही। तो ये अप्रोच इम्प्रैक्टिकल हो गई। मार्क्सियन अप्रोच ये भी कहती है कि जो कैपिटलिज्म है इसका एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर है, ये अपने आप को ही खत्म कर लेगा, खुद से ही ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ये देखा गया है इन प्रैक्टिकलिटी कि कैपिटलिज्म समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ, इसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ऑन दी अदर साइड सोवियत यूनियन जो था, जो कि मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स पर एस्टैब्लिश हुआ था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। सो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द मार्क्सियन अप्रोच, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस भी है। दिस अप्रोच हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक रिलेशंस अफेक्ट पॉलिटिक्स। इसने हमें ये जानने में मदद करी कि कैसे इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। इस अप्रोच ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया, कैसे सोसाइटी डिवाइडेड होती है बिटवीन रिच एंड द पुअर पीपल, एंड कैसे जो रिच लोग हैं वो पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं। It also helped in providing understanding of the history of evolution of society. इसने एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया जिससे हमें ये जानने में मदद मिली कि सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। Also, it is an important approach that can be collectively used for comprehensive study of politics. अगर हम इस अप्रोच को दूसरी अप्रोचेस के साथ कंबाइन करके स्टडी करें तो इससे एक बहुत अच्छी स्टडी हो सकती है पॉलिटिक्स की। तो इसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप को भी इनहैंस किया है। सो दिस वाज द मार्क्सियन अप्रोच। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इसको सिंपलेस्ट वे में समझा सकूं, इसलिए मैं इसकी और डिटेल्स में नहीं गई हूं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इसमें, एंड आई होप यू अंडरस्टूड देम। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।